नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले अविकारी शब्द, जिनको क्या कहा जाता है साथियों, अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अव्यय भी कहा जाता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इनके बारे में और देखते हैं क्या होते हैं अविकारी शब्द। बात करें साथियों अविकारी शब्दों के बारे में, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? कहते हैं जिन पर लिंग वचन एवं कारक का प्रभाव न पड़े वे क्या कहलाते हैं साथियों? अविकारी शब्द कहते हैं। अगर साधारण अर्थ में कहा जाए, साधारण रूप में कहा जाए तो कहते हैं जिनमें विकार न हो वे कैसे शब्द होते हैं साथियों? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। और इनका अन्य नाम क्या होता है साथियों? अन्य नाम होता है अव्यय। अविकारी शब्द को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। भेद की बात करें साथियों, यहां पर भेद 5 लिखा हुआ है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, भेद 4 होते हैं भाई। भेद कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, 5 मत समझिएगा, 4 ही भेद होते हैं। आयोग ने 4 माना, याद रखिएगा। ठीक है। भेद कितने होते हैं? कहेंगे सर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक। अब बात करते हैं साथियों, कह रहा क्रिया की विशेषता जो प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं साथियों? क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो या क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं साथियों? क्रिया विशेषण कहते हैं। बात करें साथियों, अगर जो संबंध बोधक, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा सर्वनाम से जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं साथियों? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें साथियों, जो दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को और एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? योजक अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करें साथियों, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए साथियों, कहा जाता है कि वे अव्यय शब्द जो क्या करते भैया? वे अव्यय शब्द जो वाक्य से कोई संबंध नहीं रखते लेकिन वाक्य के पहले आकर वाक्य में हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के भेद की बात करें साथियों, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है मूल क्रिया विशेषण, नंबर 2 है यौगिक क्रिया विशेषण, नंबर 3 है स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण होता है भाई। प्रयोग के आधार पर कितने विशेषण होते हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। एक होता साधारण क्रिया विशेषण, एक होता अनुबद्ध क्रिया विशेषण और एक होता साथियों संयोजक क्रिया विशेषण, जिसमें रूप के आधार पर जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अर्थ की बात करें साथियों, अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, इस तरह ना दिया हो तो याद रखिएगा 4 ही बताइएगा। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। अगर आपको रूप के आधार पर पूछे तब 3 बताइएगा, प्रयोग के आधार पर पूछेगा 3 बताइएगा, अर्थ के आधार पर कितना बताइएगा? 4। नंबर 1 है स्थानवाचक, नंबर 2 है कालवाचक, नंबर 3 है परिमाणवाचक और नंबर 4 है रीतिवाचक। और इन्हीं चारों से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आइए इनके बारे में जानते भी हैं। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण भैया, इसके कितने भेद होते हैं साथियों? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्थितिवाचक होता है, जहां पर पहचान कैसे करते हैं? कहेंगे सर कहां का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? स्थितिवाचक हो जाएगा। दिशावाचक दूसरा होता है भैया, इसका प्रश्न कैसे करते हैं? किधर का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा साथियों? दिशावाचक हो जाएगा। जैसे देखिए इनमें क्या क्या शब्द है? यहां, वहां, कहां, आगे, पीछे, सर्वत्र, ये सब स्थितिवाचक, स्थिति का बोध कराते हैं। दिशा की बात करें साथियों, इधर उधर, दाएं बाएं, आर पार, ये सब किसका बोध कराते हैं? दिशावाचक का। जैसे शिवम दाएं खड़ा है, शिवम कहां खड़ा है साथियों? दाएं खड़ा है। अगर इसको देखा जाए तो यहां पर जो दाएं है वो कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर ये दिशावाचक हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कह रहा आप यहां बैठिए, यहां क्या हो जाएगा साथियों? कहेंगे सर ये स्थितिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये स्थितिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से पहचान सकते हैं कहां का प्रश्न करिए और किधर का प्रश्न करिए, आंसर मिल जाएगा। दूसरा देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में जैसे आज है, कल है, तुरंत है, परसों है, अब, अभी, ये जितने भी शब्द हैं सब क्या साथियों किसका बोध कराते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण का। अब यहां पर देखिएगा कब का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है साथियों वो क्या होता है? कहेंगे सर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए लिखा हुआ है साथियों, जैसे लिखा हुआ है कि मैं कल आऊंगी, मैं कल आऊंगी, कब आऊंगी भैया? मैं कल आऊंगी, कब आऊंगी? कहेंगे सर कल आऊंगी, तो कल क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। साधना दिन रात पढ़ती है, कब पढ़ती है? कहेंगे सर दिन रात पढ़ती है, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाणवाचक में जैसे बहुत लिखा है, खूब लिखा है, अत्यंत लिखा है, थोड़ा लिखा है, पूर्णतया, कितना, अंशतः, सर्वथा, ये जितने भी शब्द हैं सब किसका बोध कराते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। और प्रश्न कैसे करते हैं साथियों? कितना का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अवनीश बहुत खाता है, कितना खाता है भैया? अवनीश कितना खाता है? कहेंगे सर बहुत खाता है। अभिषेक कितना खाता है? कहेंगे सर थोड़ा खाता है। यानी कि ये सब दोनों क्या है? बहुत और जो है कि कम या थोड़ा, ये क्या हो जाएंगे साथियों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अगला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें साथियों, धीरे धीरे, अचानक, तेज, अवश्य, भली भांति, शांतिपूर्वक, ये सब क्या है साथियों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और इसके लिए पहचान क्या करते भैया? कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा साथियों वो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है, कैसे सुनता है साथियों? कहेंगे सर ध्यान पूर्वक सुनता है। अभय धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? कहेंगे सर धीरे धीरे चलता है। दोनों में कौन सा क्रिया विशेषण? कहेंगे सर रीतिवाचक। अब बात करते हैं साथियों संबंध बोधक अव्यय के बारे में। संबंध बोधक अव्यय के वनरक्षक के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर क्या था भैया? पूछा था कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं साथियों? प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के जो है कि संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। एक होता है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, एक होता है साथियों अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। और वहीं पर व्युत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 भेद होते हैं। मूल संबंध बोधक होता है, दूसरा क्या होता है? यौगिक संबंध बोधक होता है। अब भाई थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। संबंध बोधक अव्यय की बात करें साथियों, परिभाषा क्या होती है? कहते सर वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाली विभक्तियों के बाद लगते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो भी विभक्तियां आती हैं उनके बाद जो अव्यय प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? सविभक्तिक संबंध बोधक अव्यय, यानी जिसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अब जैसे देखिए राम के आगे सीता खड़ी है, के क्या है साथियों? कहेंगे सर विभक्ति है। और राम क्या है सर? सॉरी, रमा क्या है साथियों? कहेंगे सर संज्ञा है। तो लिखा भी है परिभाषा कि अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के बाद आने वाली विभक्तियों, संज्ञा के बाद आने वाली विभक्तियों के बाद लगते हैं। ठीक है, के बाद कहां पे लगा है? आगे में। ये क्या हो गया साथियों? संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल क्या है साथियों? संज्ञा है। और यहां पे बात करें साथियों ये के की, ये तो विभक्ति हो गई, और विभक्ति के बाद जो अव्यय आएगा वो क्या कहलाएगा साथियों? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देखा जाए, क्लियर है ना भाई ये? अब आगे देखा जाए दूसरा वाला अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसकी बात करें साथियों, कहते हैं वे अव्यय जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूप के बाद आता है। संज्ञा हो या स्वयं, या संज्ञा का बदला हुआ रूप हो, जैसे वो लिंग में परिवर्तित हो या वचन में परिवर्तित हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो विकृत रूप के बाद आता है। अब इसको कहने नाम क्या है? असंबद्ध है या निर्विभक्तिक है, अर्थात इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कैसे आएगा भैया? जैसे सीता सखियों सहित, संज्ञा का देखो विकृत रूप है, उसके बाद देखो सहित आ गया। उसने कटोरे भर खीर खाई, संज्ञा है, संज्ञा के बाद क्या आया साथियों? भर आया। तो ये सहित और भर क्या हो जाएंगे? कहेंगे सर अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। याद रखिएगा ये क्या होंगे साथियों? संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। इसमें क्या था? इसमें था भैया संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाली विभक्तियों के बाद आते हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति जरूर प्रयोग की जाएगी। आगे देखिए अगला है मूल या संबंध बोधक अव्यय या मौलिक संबंध बोधक अव्यय। जो प्रयोग के आधार पर थे भैया वे अव्यय जो अपने मूल रूप में रहते हैं, जैसे पूर्वक है, पर्यंत है, ये सब अपने मूल रूप में रहते हैं। हम दोनों ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? मौलिक संबंध बोधक। मैं जीवन पर्यंत पढ़ता रहूंगा, यहाँ पे पर्यंत है, यहाँ पे क्या है साथियों? पूर्वक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? मौलिक संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। अगला देखिएगा यौगिक संबंध बोधक की बात करें साथियों, वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया या क्रिया विशेषण शब्दों के योग से बनते हैं, अर्थात कहने का मतलब है इन्हीं शब्दों से वो अव्यय बन जाते हैं। जैसे देखिए तुलना क्या है साथियों? भाववाचक संज्ञा है, और इससे क्या बना भैया? तुल्य बन गया। सम क्या है साथियों? विशेषण है, इससे क्या बन गया? समान बन गया, है ना। मारना क्या है? क्रिया है, क्रिया से क्या बन गया? मारे बन गया। तो ये तुल्य, समान और क्या है साथियों? मारे, ये सब क्या है साथियों? यौगिक संबंध बोधक अव्यय है। जैसे मैं राम की अपेक्षा अधिक पढ़ता हूं, यहां पर अपेक्षा क्या है साथियों? राम की अपेक्षा अधिक पढ़ता हूं, अपेक्षा अपेक्षित बन जाएगा, यानी यहां पे जो अपेक्षा शब्द है वो क्या हो जाएगा? यौगिक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, मैं राम के समान,
या मैं कह रहा हूं कि धरती पर राम के समान दूसरा कोई पुरुषोत्तम नहीं हुआ है, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुआ। तो किसके समान भैया? राम के समान। समान यहां पे क्या हो जाएगा? संबंध बोधक होगा। कौन सा यौगिक, सॉरी कौन सा अव्यय होगा? यौगिक संबंध बोधक। बात करें साथियों समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक क्या करता है साथियों? दो वाक्यों, शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय जो होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अन्य नाम इसका क्या है साथियों? अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम इसका है योजक अव्यय है। क्या नाम है भाई? योजक अव्यय है। अच्छा, बात करें साथियों इसके भेद के बारे में। भेद कितने होते हैं साथियों? कहेंगे सर दो भेद होते हैं। नंबर एक है समानाधिकरण होता है, नंबर दो क्या है साथियों? व्यधिकरण है। समानाधिकरण से क्या बनता है साथियों? संयुक्त वाक्य बनता है, और व्यधिकरण से क्या बनता है साथियों? मिश्र वाक्य बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है साथियों? दो वाक्यों को जोड़ता है। ये क्या करता है साथियों? ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। और इसकी बात करें साथियों, ये क्या करता है? ये दो उपवाक्यों को जोड़ता है। किसको किसको भैया? प्रधान रहेगा, प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा क्या है साथियों? कहेंगे सर आश्रित उपवाक्य है। दूसरा क्या है? कहेंगे सर आश्रित उपवाक्य। इनको जोड़ने का काम करता है। तो संयोजक, विभाजक, परिणाम और क्या है साथियों? विरोध, ये सब क्या है? समानाधिकरण के भेद हैं। और व्यधिकरण के देखिए कारणवाचक है, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक और क्या है साथियों? स्वरूपवाचक है या स्वरूप बोधक है। ये सब समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण के क्या है साथियों? चार भेद हैं, और व्यधिकरण के भी चार भेद हैं। आगे देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के जो उपभेद है उनकी बात करें साथियों, संयोजक और तथा एवं व होता है, विभाजक या अथवा कीमा होता है, परिणाम दर्शक अतः अतएव इसलिए होता है, विरोध दर्शक की बात करें किंतु परंतु लेकिन वर्ण मगर और पर, ये सब आते भाई। जैसे सत्य बोलो पर असत्य नहीं, यहां पर आया है। पर कहां पर है साथियों? ये देखिए, सुबह हुई और पक्षी बोलने लगे, यहां पे क्या आ गया? और आ गया। ये और जो है साथियों ये कहां पर है? अगर बात करें और की तो कहेंगे सर ये रहा, संयोजक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद की बात करें साथियों, इसके बारे में देखा जाए, कारणवाचक क्योंकि इसलिए आता है, उद्देश्यवाचक की बात करें ताकि है, इसीलिए है, इसीलिए की है, और क्या है साथियों? की है। संकेतवाचक में जो सो तो वह, यदि और तो आता है, अगर तो आता है, जब तब आता है, जहां वहां आता है, जितना उतना आता है, ये सब आते हैं संकेतवाचक में। स्वरूप में क्या आता है साथियों? मानो अर्थात यानी आता है। जैसे ऐसा लगा मानो बम फटा हो, मानो बम फटा, ये हो जाएगा स्वरूपवाचक हो जाएगा। उसने कहा है कि वह कल आएगा, की आएगा किसमें साथियों? कहेंगे सर उद्देश्यवाचक में आ जाएगा, है ना। ऐसे मैंने अगर कोई और एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि वह मैंने काम जल्दी समाप्त कर दिया ताकि पढ़ सकूं, ताकि किस में आएंगे? कहेंगे सर उद्देश्यवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करें साथियों विस्मयादि बोधक अव्यय की। क्या होता है भैया? कह रहा जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भावों का व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं साथियों? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। इसका साथियों अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम याद रख लीजिएगा, इसका अन्य नाम है द्योतक अव्यय। क्या नाम है भाई? द्योतक अव्यय नाम है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, शाबाश तुमने परीक्षा पास कर ली, यहां पे जो शाबाश शब्द है वो क्या हो जाएगा साथियों? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।